वेस्ट पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा सोशल डिस्क्रिमिनेशन, इकोनॉमिकली डिस्क्रिमिनेशन करता था ईस्ट पाकिस्तान के साथ, जो कि अभी प्रेजेंट डे में बांग्लादेश है। इतना ही नहीं, उनके साथ पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन भी हुआ। जैसा कि नेहरू जी ने कहा है, हमें अपने पड़ोसियों की मदद करनी चाहिए, लेकिन हमें अपने हितों की रक्षा भी करनी चाहिए। कर्माने वधिकरास्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मा फले हेतु भू माते सर्गोस्त व आकर्मणि। इसका अर्थ है कि हमें अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए और हमें कर्म के करने का लाभ नहीं देखना चाहिए। So first of all, very warm welcome to you guys in this peer learning session. I hope you'll enjoy it. और जिस तरह के जो सेशंस होते हैं हमारे, that will actually lead you and actually give you the experience what you will be facing in your jobs. Okay, तो जॉब पे आप जिस तरह के एक्सपीरियंस फेस करोगे, वो एक्सपीरियंस आपको यहीं पे हम लोग आप लोग के लिए कंडक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आपकी जो वोकल स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, योर रिसर्च जो आप इन टॉपिक्स में डालोगे, वो सारे रिसर्च आपके नॉट ओनली इवन इन योर कोर्स, बट आपके एक जो डेली लाइफ शेड्यूल है ना, उसको भी इन्हांस करेगा, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑल द पार्टिसिपेंट्स ओवर द स्टेज. प्लीज कम, प्लीज प्लीज. आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए. एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए. ठीक है. बहुत सच में बहुत करेज लगता है यहाँ पे आने के लिए. ठीक है, यहाँ पे आने के लिए बहुत करेज लगता है. तो दिस इज नॉट दैट इजी कि आप बस बोल देना है. बहुत रिसर्च गई है इसके पीछे, बहुत मेहनत गई है. ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. ये आंधी है, ये ऐसे ही तूफान लाते रहते हैं. आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए. ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स का. ठीक है, फिर उसके बाद विल स्टार्ट द सेशन, राइट? सो स्टार्ट फ्रॉम यू. Good morning everyone. I am Shruti Pandey. Thank you. आप अपना टॉपिक ही बता दो. Okay, sir. So, good morning everyone. I am Shruti Pandey and my topic is political turmoil in Dhaka, challenges for New Delhi. Thank you. Good morning, everyone. My name is Ishita, and today I'll be discussing about the undemocratic rule in Myanmar. Thank you. नमस्कार, मेरा नाम विशाखा गुप्ता है और मेरा जो विषय है वह है बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता और नई दिल्ली के लिए प्रमुख चुनौतियाँ। धन्यवाद। थैंक यू। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनुषा और हम आज रशिया यूक्रेन के अपराइजिंग टर्मोइल के बारे में बात करेंगे। थैंक यू। First of all, a very good morning to our mentors and to all the batchmates present over here. My name is Chanchal Vajpayee and today I'll discuss about the turmoils Bangladesh is facing and its impact on India. Thank you. Good morning, everyone. My name is Vishal Chaudhary, and my topic name is political turmoil in Dhaka means Bangladesh and challenges for New Delhi means India. Thank you. Jen friends, my name is Abhishek Mishra, and my topic is Russia-Ukraine war. आगे की चर्चा बाद में करते हैं. Thank you so much, participants. You can have your seat. We'll call one by one. Thank you so much. So before starting this session, let me discuss all the rules what we should follow in this debate. Okay. So don't take this debate like आप लड़ने जा रहे हो. Okay. You are not here to fight, but you are here to discuss your views over these topics, right? So take it easy. First of all, everyone. Okay. Second thing is, don't use any kind of derogatory languages. I know excitement level high होता है, energy high होती है, but उस energy को control करना है like as an IAS officers do, right? और the officers do, उस energy को control और moderate करना है. ठीक है, तो किसी भी प्रकार की कोई भी derogatory languages, unparliamentary languages हमको नहीं यूज करने हैं. ठीक है, किसी भी इंस्टीट्यूशंस या किसी भी नेशनल या इंटरनेशनल या लोकल या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के बिना नाम लिए हुए ही हमको चीज़ें डिस्कस करनी है. ठीक है, जिससे कि किसी का डाउनग्रेड ना हो, किसी को बुरा ना लगे, है ना? तो ये सारी चीज़ों से भी हमें बचना है. ठीक है, देन फिर उसके बाद जब आप स्पीच बोल लोगे, अपनी पूरी कंप्लीट कर लोगे, यू हैव टू कनेक्ट विद द ऑडियंस. मेंटेन रखिएगा अपना कनेक्ट.
और जब आप अपनी स्पीच कंप्लीट कर लोगे तो आपसे ऑडियंस क्वेश्चन भी पूछेंगे, तो क्वेश्चन आंसर राउंड भी रहेगा। ओके, इफ यू विल गिव मी द अपॉर्चुनिटी आई विल आल्सो आस्क द क्वेश्चन। ओके, सो बी रेडी फॉर दैट। सो आपकी जो मार्किंग होगी उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर ही होगी और ऑडियंस से आप कितना कनेक्ट कर पाए हैं उसके ऊपर होगी। ठीक है? हाँ, हाँ, बिल्कुल, यू आर अलाउड दैट फॉर दैट। ठीक है? सो बेसिकली जो आज का हमारा टॉपिक है, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था लाइक वुमेन एम्पावरमेंट एंड ये जो सोशल इश्यूज के टॉपिक थे, बट दिस टाइम वी हैव टेकन द इंटरनेशनल इश्यूज। ओके, दैट इज द न्यू कोल्ड वॉर। एवरीवन इज अवेयर अबाउट दैट कि द डिकोडिंग रशिया एंड यूक्रेन कनंड्रम, राइट? तो जो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो न्यू कोल्ड वॉर का स्टार्ट हुआ है वो एक टॉपिक है हमारा। देन द नेवर एंडिंग डिवाइड अंडरस्टैंडिंग द इजराइल एंड फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट, तो ये हमारा एक टॉपिक है, इजराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट। देन पॉलिटिकल टर्मोइल इन ढाका, मतलब बहुत ही ज़्यादा फेमस टॉपिक है हमारे पार्टिसिपेंट्स के बीच में एज वी नो। एंड डेमोक्रेसी अंडर म्यांमार में जो डेमोक्रेसी का एक तरह से उल्लंघन हुआ है ना, मिलिट्री रूल आया है, तो वो सारी चीज़ें। देन शिफ्टिंग सैंड्स ऑफ वेस्ट एशिया, इंस्टेबिलिटी इन द मिडिल ईस्ट डिकोड। ओके, सो मिडिल ईस्ट है, तो बेसिकली ये टॉपिक सिर्फ ऐसे ही नहीं है कि बोल देना है चले जाना है, ये आपके सिलेबस का पार्ट है। ओके, और जब एक आम इंसान डिस्कस करता है टॉपिक या वो इनके ऊपर बोलेगा तो वो एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव लेके जाएगा, ठीक है? बट जब एक यूपीएससी का एस्पिरेंट इन सब के ऊपर बोलना शुरू करेगा ना, तो दैट विल एक्चुअली गिव यू अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। आपको सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा, आपको अपना दिमाग चलाना पड़ेगा कि भाई ये क्या है, राइट? ये पर्सपेक्टिव तो हमने शायद सोचा भी नहीं था अभी तक। ओके, राइट पार्टिसिपेंट्स? ओके, सो आई होप आपको डिफरेंट डायमेंशंस मिलेंगे, एक नए नए आयाम मिलेंगे, इंडिया का स्टैंड मिलेगा आपको, इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज के बारे में जानने का मौका मिलेगा। सो आर यू गाइज रेडी फॉर दैट? ओके, सो लेट मी इंट्रोड्यूस आवर फर्स्ट पार्टिसिपेंट। Ashruti, are you ready? Okay, let's give her a big round of applause. Ashruti, please come. And she will speak upon the topic of political turmoil in Dhaka. Okay, so please listen to her, guys. Okay, so all yours. Have fun. नहीं, रुक जाइए, इसको जरा सेट कर दीजिए आप। हाँ, ऐसे ला रही। ये लगा लीजिए, ऐसे नहीं, ऐसे उसको कैसे करके। Ashwati, always. सर, हेलो एवरीवन, आई एम ऑडिबल? Okay. Hello everyone. Thank you sir for giving me this opportunity to speak here. So before starting the topic, मुझे बोलना है कि डिस्कस करना है कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि अगर आपके पड़ोस में आग लगी हो तो आप सुरक्षित कैसे रह सकते हैं। इसलिए भारत को अपने पड़ोसी देशों की स्थिरता और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं, जैसे कि चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, इनके साथ हमारा रिश्ता काफ़ी अच्छा नहीं रहा है। और श्रीलंका हो गया, उनके खुद के इंटरनल मैटर्स चल रहे हैं। अफ़गानिस्तान है, वहाँ पे तालिबान रूल चल रहा है। और नेपाल है जो कि चाइना के ट्रैप पॉलिसी में फंसा हुआ है। तो ये देखिए हमारे पास बस 2 ही राज्य बचे हैं, एक भूटान हो गया और एक बांग्लादेश हो गया। भूटान काफ़ी ज़्यादा छोटा है जो कि उतना प्रॉफिटेबल नहीं है इंडिया के लिए, पर जो बांग्लादेश है उसमें जो भी राजनीतिक उथल पुथल चल रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है इंडिया के लिए, क्योंकि वो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो चलिए इसी के बारे में हम लोग जानते हैं कि आखिर वहाँ पे ऐसी पॉलिटिकल उथल पुथल क्यों चल रही है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछले साल ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश शेख हसीना,
वो अपनी कंट्री और पावर से बेदखल कर दी गई हैं, वो इस समय भारत में आके रह रही हैं। आखिर ऐसा क्या रीज़न रहा जो इतनी बड़ी गवर्नमेंट शेख हसीना की टूट गई और वो अपने कंट्री से ही निकाल दी गई हैं? आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या है? किसी को पता है? कोई जानता है? तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो वहाँ पे स्टूडेंट प्रोटेस्ट करने के लिए उतर आए हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ की पहले तो स्टूडेंट पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उसमें राजनेताओं के पॉलिटिकल ओपोनेंट्स ने पार्टिसिपेंट करा और वो धीरे धीरे एक मास स्केल प्रोटेस्ट बन गया और वो अभी काफ़ी भयानक और गंभीरता स्थिति में है, जो कि अनकंट्रोलेबल है। और इसी के लिए मैं बताना चाहूँगी कि इसका जो मेन रीज़न है जिसके पीछे ये पूरा प्रोटेस्ट चल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर को वहाँ से आना पड़ा, तो इन सब के पीछे का जो मेन रीज़न है वो है रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ बांग्लादेश। रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ बांग्लादेश क्या कोई जानता है कि किसके बेसिस पे है? वो केवल फ्रीडम फाइटर के बेसिस पे नहीं है, उसका एक पार्ट है जो कि फ्रीडम फाइटर के बेसिस पे है। उसमें टोटल 56% वहाँ का जो रिजर्वेशन है वो वहाँ के गवर्नमेंट जॉब के लिए रिजर्व है, पर केवल उसमें से 30% जो कि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है वो फ्रीडम फाइटर्स के लिए रिजर्व्ड है। बाकी के केवल 44% ऐसी जॉब्स हैं जो कि मेरिट के बेसिस पे दिया जाता है, जो कि एक तरफ से गलत भी है। तो हमको इस रिजर्वेशन पॉलिसी को अच्छे से समझने के लिए हमें बांग्लादेश के इतिहास में जाना पड़ेगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बांग्लादेश पहले हमारे भारत का ही पार्ट हुआ करता था। 1947 के इंडिपेंडेंस के बाद वो पाकिस्तान का पार्ट हुआ, फिर पाकिस्तान से भी फिर वो अलग हुआ। तो पहले जानते कि आखिर वो उनके साथ क्या वहाँ पे चीज़ें हुई जिसके वजह से उनको पाकिस्तान से भी अलग होना पड़ा। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था पहले, उनके इंडिपेंडेंस होने से पहले, और जो वेस्ट पाकिस्तान था, मतलब जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान है, उसको वेस्ट पाकिस्तान के नाम से जानते थे। और वेस्ट पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा सोशल डिस्क्रिमिनेशन, इकोनॉमिकली डिस्क्रिमिनेशन करता था ईस्ट पाकिस्तान के साथ, जो कि अभी प्रेजेंट डे में बांग्लादेश है। तो जैसे कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन में जैसे मोस्टली अब ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे वो बंगाली स्पीकिंग पीपल थे, पर और वहाँ पे कम से कम परसेंट में 10% ही केवल ऐसे लोग थे जो कि केवल उर्दू बोलते थे। तब भी वेस्ट पाकिस्तान की सरकार ने जानबूझकर वहाँ के लोगों पर उर्दू स्पीकिंग लैंग्वेज को इम्पोज कर दिया, जो कि एक तरह से सही भी नहीं है। भाई कोई भी मोस्टली लैंग्वेज अगर बंगाली बोलता है तो अगर आप उस पर उर्दू लैंग्वेज को इम्पोज करेंगे तो वो तो एक तरफ से गलत है। तब भी उन्होंने कुछ नहीं करा। उसके बाद फिर उनके साथ इकोनॉमिकली डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। मोस्टली जो एक्सपोर्ट थी ईस्ट पाकिस्तान का टोटल वो 59% उसमें से केवल ईस्ट पाकिस्तान के से जाती थी, लेकिन उनको इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट में केवल 25% मिलता था। और उसके साथ यही नहीं, जब 1970 में वहाँ पे भोला साइक्लोन आया था, जो कि एक डेडलिएस्ट साइक्लोन माना जाता है उस सेंचुरी का, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था और उसके वजह से ईस्ट पाकिस्तान में लगभग 3 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। पर इसके बाद भी वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी या गवर्नमेंट ने कोई भी ऐसा काम नहीं करा था जिससे कि ईस्ट पाकिस्तान को थोड़ा रिवाइवल मिल सके। उसके साथ ही इतना ही नहीं, उनके साथ पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन भी हुआ। जैसे कि हमको सबको ही पता ही होगा कि 1970 में इलेक्शंस हुए थे बांग्लादेश में, जिसमें अवामी लीग जो कि लीड कर रहे थे शेख मुजीबुर रहमान ईस्ट पाकिस्तान के, उनके फेवर में आया था। उनको 168 सीट्स मिली थी। उसका नतीजा ये था कि उनको आगे चल के दोनों पाकिस्तान, मतलब ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, दोनों पे उनको गवर्न करना है। पर ये बात इनके वेस्ट पाकिस्तान के मिलिट्री इन चीफ, कमांडर इन चीफ यहिया खान को नहीं अच्छी लगी और उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया। और उसी के साथ साथ तो प्रोटेस्ट में भी तो लोग कुछ ना कुछ करेंगे ही। तो आपको पता है प्रोटेस्ट में उन्होंने क्या करा था? मार नहीं करा था, एक सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट करा था शेख मुजीबुर रहमान ने, और उनके लिए उनको जेल कर दिया गया था और एक जीनोसाइड करा गया था ईस्ट पाकिस्तान के साथ। लाखों लोग मरे थे और उसके साथ ही साथ कम से कम 1 करोड़ लोगों ने इंडिया में रेफ्यूजीज आए थे
और उसी के बाद हमें 1971 की बांग्लादेश लिबरेशन वॉर देखने को मिली, जिसमें हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने बहुत ही ज़्यादा हेल्प करी और बांग्लादेश को इंडिपेंडेंट सोवरेन कंट्री का दर्जा मिला। उसके सॉरी फिर और ये वही, अब रिजर्वेशन पे बात आते हैं हमारी प्रेजेंट सिचुएशन पे, तो ये वही फ्रीडम फाइटर्स लोग हैं जिन्होंने बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में अपनी खून गंवाई थी, अपना जान गंवाया था, वही लोग हैं जिनको अभी इस समय रिजर्वेशन में हिस्सा मिल रहा है, जो कि 30% है। ये एक तरह से सही भी देखा जाए, क्योंकि भाई कोई अपनी कंट्री के लिए लड़ेगा तो उसको फ़ायदा तो होना ही चाहिए। क्या लगता है आपको? होना चाहिए ना? तो वो तक तो ठीक है, पर 1997 में इसको धीरे धीरे बढ़ाने जाने लगे कि अब भाई जो उनके फ्रीडम फाइटर्स को रिजर्वेशन मिलना चाहिए था वो अब उनके बच्चों को भी मिलेगा। और इतना ही नहीं, 2010 में जाके बोल दिया कि बच्चों के भी बच्चों को मिलेगा। तो ये तो गलत है ना एक तरफ से। अब उन्होंने तो संघर्ष करा था, लड़ाई करी थी अपने देश के लिए, कुछ ना कुछ करा था जिसके वजह से उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। पर जो उनके बच्चे हैं उन्होंने तो कुछ नहीं करा देश को बचाने के लिए या कुछ करने के लिए, तो उनको रिजर्वेशन मिलना तो एक तरह से गलत बात है, क्योंकि बाकी और भी तो सिटीजन हैं जो कि शायद बाद में पैदा हो रहे हैं, उस समय नहीं रहे होंगे या फिर उस समय नहीं होंगे, तब उनको भी तो रिजर्वेशन अगर ऐसे ही मिल रहा है तो फिर उनको भी मिलना चाहिए। तो इतना ही नहीं, फिर तब भी ये प्रोटेस्ट बहुत पीसफुली हो रहे थे। पर धीरे धीरे जब शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, उनका जब स्टेटमेंट आया कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो रज़ाकार हैं। रज़ाकार का मतलब एक पर्शियन लैंग्वेज में हेल्पर होता है, पर बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब होता है एंटी नेशनलिस्ट, टेररिस्ट। ये वो लोग हैं रज़ाकार बहनी, एक ऐसा ग्रुप था जो लिबरेशन वॉर 1971 में बांग्लादेश के खिलाफ लड़ा था। मतलब वो पाकिस्तान का, वेस्ट पाकिस्तान का पार्ट लिया था। तो इसीलिए, और जब उन्होंने ऐसा बोल दिया कि जब उन्होंने ऐसा बोल दिया कि 1971 में जब 1971 में उन्होंने उनका साथ नहीं दिया तो वो रज़ाकार है, इसलिए बांग्लादेश में उनको एंटी नेशनलिस्ट या टेररिस्ट कहते हैं। उसी के साथ ये तो गलत है, क्योंकि जब 2018 में बांग्लादेश सरकार ने खुद ही अपना जो रिजर्वेशन पॉलिसी था उसको फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास जॉब में से हटा दिया था। और उसके बाद फिर 2021 में फिर से कुछ बच्चों ने फ्रीडम फाइटर के हाई कोर्ट में अपील करी थी, जिससे कि 2024 में फिर से उसको लागू कर दिया गया था। उसी की वजह से ये प्रोटेस्ट चल रहे थे। तो ये तो स्ट्रॉमैन पॉलिसी का पॉलिसी हो गया, क्योंकि जब अपना मन चाहा तो बोल गया, और फिर जब तुम्हारा काम खत्म हो गया अब वो लोग रज़ाकार हो गए, एंटी नेशनलिस्ट हो गए, जो कि फ्रीडम फाइटर के लिए, रिजर्वेशन के लिए लड़ रहे थे। और जब आपका काम था 2018 में तो आप उसको हटा सकती हो। तो ये तो एक तरह से गलत है। तो आखिर हम लोग इस बारे में इतना ज़्यादा डिस्कशन क्यों कर रहे हैं कि बांग्लादेश क्यों ही इतना ज़रूरी है? तो इसके लिए पहले हम जानते हैं कि बांग्लादेश आखिर भारत के लिए इतना ज़रूरी क्यों है, जो हम इसके ऊपर इतना ज़्यादा डिस्कशन कर रहे हैं। 1 सेकेंड। So what are the significance of Bangladesh for India? तो पहला है जियो पॉलिटिकल। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बांग्लादेश जो है वो इंडिया के साथ वन ऑफ द लार्जेस्ट लैंड बाउंड्री शेयर करता है, जो कि 4096 किलोमीटर के अबाउट है, अप्रॉक्स है, और मोर देन 50 ट्रांस बाउंड्री रिवर्स शेयर करता है। दूसरा है कि बांग्लादेश जो है वो लगभग तीन तरफ से पूरी तरीके से इंडिया से कवर है। और इंडिया जो है, और इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, जो कि एक पतली कॉरिडोर से कनेक्ट है, जिसको चिकन नेक्स के नाम से जानते हैं, वो पूरे मेनलैंड को कनेक्ट करती है, इंडिया के मेनलैंड को नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से, और जो कि बहुत पास एकदम करीबी है बांग्लादेश के। अगर बांग्लादेश में कोई भी उथल पुथल होती है तो वो हमारा जो है पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट के साथ कनेक्शन ही खराब कर सकता है। तीसरी चीज़ है कि जो बांग्लादेश है वो पहले भी भारत का ही पार्ट रह चुका है, तो हम लोग मोस्टली हिस्ट्री शेयर करते हैं, कल्चर शेयर करते हैं, लैंग्वेज शेयर करते हैं। उसके बाद इकोनॉमिकली बहुत बेनिफिशियरी है, क्योंकि एशिया का वन ऑफ द साउथ एशिया कंट्रीज़ में बांग्लादेश जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर रहा है इंडिया के लिए एक्सपोर्ट में, जो कि अप्रॉक्स 11 बिलियन US डॉलर फिस्कल ईयर 2024 में था हमारा।
उसके बाद फिर ये साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़ के लिए एक गेटवे प्रोवाइड करता है। जैसा कि मोहम्मद यूनुस ने भी कहा था कि बांग्लादेश कैन बी अ ब्रिज बिटवीन एशियन एंड सार्क कंट्रीज़। इसका एक ऐसी लोकेशन पे वो स्थिर है जहाँ पे वो इंडिया को और दूसरी साउथ ईस्ट कंट्रीज़ से कनेक्ट करता है। उसके बाद हम लोग चलिए जानते हैं कि आखिर चैलेंजेस क्या क्या हो सकती हैं भारत के लिए। आखिर चैलेंजेस क्या हो सकती है, चुनौतियाँ क्या हो सकती है कि अगर उतना ज़्यादा उथल-पुथल हो रहा है तो भारत को उससे क्या क्या तकलीफ़ें झेलनी पड़ जाए। तो इसके लिए मैं एक कथन कहना चाहूँगी श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का कि हमें अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर काम करना चाहिए, लेकिन हमें अपने देश की सुरक्षा को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो पहला सिक्योरिटी चैलेंज हो गया। बांग्लादेश क्राइसिस ठीक 3 साल बाद स्टार्ट हुआ है जब काबुल में प्रेसिडेंट अशरफ गनी की सरकार गिर गई और ठीक 2 डिकेड्स के बाद जब अफगानिस्तान का दोबारा से रूल तालिबान का दोबारा से अफगानिस्तान में रूल स्टार्ट हुआ, जो कि एक पाकिस्तान के लिए बहुत एडवांटेज प्रोवाइड कर सकता है और इंडिया के लिए काफ़ी अनईज सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। हमें मीडिया के सोर्सेज से थोड़ा रिपोर्ट मिला है, जैसे इन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड एंड नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा सभी बांग्लादेश में कैंप चला रहे हैं। उसके बाद हमारा बॉर्डर मैनेजमेंट, जैसा कि नेहरू जी ने कहा है, हमें अपने पड़ोसियों की मदद करनी चाहिए, लेकिन हमें अपने हितों की रक्षा भी करनी चाहिए। तो बॉर्डर एरिया लगभग 4096 किलोमीटर का लैंड बाउंड्री शेयर करता है इंडिया के साथ बांग्लादेश, जो कि अभी पूरी तरीके से फेंसिंग भी नहीं हो रखी है उसकी। इसके वजह से कैटल स्मगलिंग, आर्म्स एंड ड्रग्स का ट्रैफलिंग, बॉर्डर क्रॉस टेररिज्म, ये सारी इंसिडेंट की चांसेस बढ़ सकता है। उसके बाद रेडिकलाइजेशन एंड टेररिज्म का इंक्रीज हो सकता है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का एक्सेस टूट सकता है और टेररिज्म के इंक्रीज में हमें थोड़ा सा सोर्सेस के वजह से पता चल रहा है कि बांग्लादेश के कुछ रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान में बेस्ड लश्कर ई तैयबा और अदर टेररिस्ट ग्रुप के साथ साथ पाकिस्तान आर्मी की स्पाई एजेंसी इंटर सर्विस इंटेलिजेंसिया के साथ लिंक है, जो अपने आर्क एनिमी मतलब कट्टर दुश्मन भारत को नॉर्थ ईस्टर्न नेबर में अपनी एक्टिविटीज़ एक्सपेंड करा रहे हैं, जो कि एक भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा चुनौती भरा चीज़ है। क्योंकि अगर कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती है बांग्लादेश में, तो वो इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक है, उसका इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी वगैरह में रुकावट ला सकती है। उसके बाद एक बांग्लादेश, शेख हसीना एक ट्रस्टेड एली रही हैं हमारे यहाँ इंडिया की। अगर उनके सरकार में ना होना और अपनी कंट्री से बाहर रहना, हमारे बीच में बायलैटरल रिलेशन का स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, जो कि ये भी बहुत बड़ी वो है। उसके बाद टेस्टा रिवर वाटर 2011 में एग्रीमेंट हुआ था कि 42.5% रिवर वाटर इंडिया को मिलेगा और 37.5% वाटर जो है वो बांग्लादेश को मिलेगा, और बाकी का जो 20% बचा हुआ है वो उसमें कोई छेड़खानी नहीं होगी, वो उसका कोई यूज़ नहीं कर सकता है। लेकिन अगर कुछ भी बांग्लादेश में होता है तो वो पानी को लेके डिस्प्यूट हमारा फिर से स्टार्ट हो सकता है। फिर रेफ्यूजीज़ क्राइसिस, जैसे कि हमको 1971 में देखना पड़ा था कि लगभग 1 करोड़ लोगों ने रेफ्यूजीज़ लिया था इंडिया में, वैसा सिचुएशन फिर से देखने को मिल सकता है। और इसका सिचुएशन हमें मिल भी रहा है कि जैसे अभी रिसेंटली बीएसएफ ने 1000 लोगों को रोका है, जो कि कूच बिहार बॉर्डर पे, इंडो बांग्लादेश के बॉर्डर पे आ गए थे, उनको वहाँ पे रोकना पड़ा। तो रेफ्यूजीज़ का भी काफ़ी ज़्यादा जो कि हमारे इंटरनल मैटर में इफेक्ट कर सकता है। उसके बाद बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग थी है कि चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है बांग्लादेश में। आप सभी तो जानते ही होंगे कि चाइना का डेब्ट ट्रैप पॉलिसी है, जिसके थ्रू वो सबको लोन देता है और बदले में उनसे उनका क्या कहते हैं, उनका जोग्राफिकली एरिया अपने कंट्रोल में ले लेता है। तो वैसे ही बांग्लादेश के साथ भी हो रहा है, क्योंकि बांग्लादेश का डेब्ट ट्रैप हो गया है $17.5 बिलियन चाइना के लिए, और वो एक हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। उसके बाद हम लोग चलिए बात करते हैं कि इंडिया को कैसे अप्रोच रखने चाहिए ये सारी चीज़ों को, चुनौतियों को ठीक करने के लिए। तो पहला है कि इंडिया को डेमोक्रेसी का सपोर्ट करना चाहिए,
उनको खुलकर जो अभी वहाँ की प्रेजेंट गवर्नमेंट है मोहम्मद यूनस के अंदर, उनको हेल्प करना चाहिए। उनको हेल्प करना चाहिए कि वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर फिर से रिस्टोर हो सके, सिटीज़न का राइट प्रोटेक्ट हो सके। इसके लिए सॉरी किंग मार्टिन लूथर ने कहा है, इनजस्टिस एनीवेयर इज़ द थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। कहीं पे भी अगर इनजस्टिस होता है तो वो सबके जस्टिस के लिए थ्रेट हो जाता है। दूसरा है कि डिप्लोमेटिक एफर्ट्स डालने चाहिए इंडिया को, वहाँ के प्रेसिडेंट, वहाँ के गवर्नमेंट से बातचीत करना चाहिए। जैसे कि नेल्सन मंडेला जी ने कहा है कि डायलॉग इज़ द बिगिनिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इज़ द बिगिनिंग ऑफ पीस। बातचीत करके हम अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं, और अंडरस्टैंडिंग के साथ ही अगर हम नेगोशिएशन पे आ जाते हैं तो हम वहाँ पे पीस भी ला सकते हैं। उसके बाद है वहाँ पे उनको ह्यूमन राइट्स और माइनॉरिटीज़ का सपोर्ट देना होगा। उनके सपोर्ट के लिए बोलना चाहिए हमारे इंडिया को, जिससे कि वहाँ के जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको हेल्पफुल मिले। जैसे हिंदूज़ हैं, और केवल उनको हिंदू पे नहीं फोकस करना चाहिए, नहीं तो बोलेंगे कि क्या कहते हैं, आपका हिंदू कंट्रीज़ है तो आप केवल हिंदू के लिए सपोर्ट करें। हमें सारे माइनॉरिटीज़ के राइट को सपोर्ट करना चाहिए। और इसके लिए अमृत सेन ने कहा है, इकोनॉमिस्ट जो कि हैं, कि द एम्पावरमेंट ऑफ माइनॉरिटी इज़ अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द हेल्थ ऑफ अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी तभी बची रहेगी जब हम माइनॉरिटी की रक्षा करेंगे और उनके साथ खड़े रहेंगे। उसके बाद हमें अपना सिक्योरिटी मेजर्स को बढ़ाना चाहिए। फिर जो पॉलिटिकल मूव, इंटरनेशनल प्रेशर डलवाना चाहिए इंडिया को बांग्लादेश पर, ताकि उनका इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन हो सके और वहाँ पे कोई काउंटर टेररिज्म ना हो। जैसे कंट्रीज़ जैसे कि यूएसए हो गई, यूके हो गई, यूरोपियन यूनियन हो गई, इन सब का मदद लेना चाहिए और उनके ऊपर प्रेशर डालना चाहिए ताकि चाइना और पाकिस्तान जैसी कंट्री उनका फ़ायदा ना उठा सकें। इसके ऊपर एक कोट है कि द वर्ल्ड नीड्स इंटरनेशनल कोऑपरेशन, नॉट इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन। So at last I want to end this with a small quote from the भगवद गीता। एक श्लोक कहना चाहूँगी कि कर्माण्यवधिकरास्ते मा फलेषु कर्माण्यवधिकरास्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मा फल हेतुर्भू माते सर्गोस्तवा आकर्मणि। इसका अर्थ है कि हमें अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए, और हमें अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए, और हमें उसके फ्रूट्स को, हमको उसके आने उस कर्म के करने का लाभ नहीं देखना चाहिए। वैसे ही बांग्लादेश की जनता को अपना कर्म करना चाहिए और वहाँ के गवर्नमेंट को अपने कर्म का फल नहीं देखना चाहिए। तो इसी के साथ थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली। ऑल थैंक यू सर। Really very interesting speech given by Ashruti. I think we have got many insights जो शायद अभी तक हमको नहीं पता थे, राइट? है कि नहीं, इंडिया का क्या स्टैंड है, ओके, क्या होना चाहिए, इंडिया की जो पॉलिसीज़ हैं वो बांग्लादेश से ही होके जाती हैं। और इसके ऊपर एक बार यूपीएससी में प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया है कि इंडिया का एक्सपोर्ट बांग्लादेश से कितना है, कुछ इस तरह की स्टेटमेंट दी हुई थी। तो बहुत ही अप्रिशिएटिंग स्पीच है एंड आई रियली अप्रिशिएट दिस। आई थिंक आप लोग के भी मन में कुछ सवाल या कुछ इस तरह की चीज़ें चल रही होंगी, कुछ आपको भी अगर अपना पर्सपेक्टिव ऐड करना है तो यू आर ओपन फॉर दैट। एनीवन, किसी को अपना कोई पर्सपेक्टिव ऐड करना हो इसमें? कोई है? कोई क्वेश्चन पूछना है आपको? यार तो पढ़ लिया है आप लोगों ने, नहीं पढ़ा है? अच्छा नहीं पढ़ा है, चलो ठीक है। हाँ हाँ पूछे ना, बताइए। जो हमसे ज़्यादा डेवलप होनी चाहिए, कम डेवलप होगी, क्या भी होता है। माइक बोलो रिकॉर्ड है। हमारी, जैसे आपने बताया कि पॉलिटिकल टर्माइल चल रहा है ढाका में, तो हमारी नेबरिंग कंट्रीज जो है हमसे ज़्यादा डेवलप होनी चाहिए, कम डेवलप होनी चाहिए, आपका क्या व्यूज़ है इस पे? हमें अपने नेबर्स के साथ एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन बना के रखना चाहिए। डेवलप, वो तो आपके पास जितना एक्सपोर्ट होगा आप उतना ही डेवलप कर सकते हैं, वो ज़्यादा हो सकता है, वो तो उनके कंट्रीज़ के ऊपर है। हम ज़्यादा डेवलप हो सकते हैं, ये हमारे कंट्रीज़ के एक्सपोर्ट के आइटम्स के ऊपर है कि हम ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं कि वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अगर उनके पास उतना अवेलेबल है रिसोर्सेज तो वो भी डेवलप हो सकते हैं, हम किसी को रोकते थोड़ी ना है। हमारी पॉलिसी ही यही है, पंचशील योजना, कि हमें म्यूचुअल कोऑपरेशन करके रहना चाहिए। थैंक यू। एनीवन एल्स?
जैसे कि हम देख रहे हैं मतलब कि जो भी जैसे कि हम देख रहे हैं जो भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, चाहे चाइना हो गया, पाकिस्तान या फिर अब बांग्लादेश, तो सबसे जो हमारे रिलेशन है वो लगातार मतलब ख़राब होते जा रहे हैं। तो अब इंडिया को क्या नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए और कौन सी न्यू कंट्रीज़ की तरफ देखना चाहिए अपने इकोनॉमिक उसके लिए, और जो भी कल्चरल टाइज़ हैं वो हम किस तरफ देख सकते हैं और कौन सी पॉलिसी हम यूज़ कर सकते हैं इसके लिए? अच्छे से मुझे सुना नहीं, मैंने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी बताया था और मैंने बताया था कि सारे सबके साथ रिलेशन ख़राब है, पर एक बांग्लादेशी है जिसके साथ अपना रिलेशन ठीक कर सकते हैं, और इसीलिए अप्रोचेस भी मैंने बताया था कि उन्होंने क्या-क्या लेना चाहिए भारत को अपना अप्रोच उनके साथ रिलेशन सही करने के लिए। जी बोलिए। आप आई थिंक मैं क्वेश्चन तो मैं समझ गया। आपने जो बताया नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, बट जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है वही कहीं न कहीं अब हमारी ब्रेक हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान एंड चाइना पहले से ही हमारे साथ उनके जो रिलेशन थे वो अच्छे नहीं थे, और अब बांग्लादेश के साथ भी वैसे रिलेशन नहीं रह गए हैं। तो जो क्योंकि हमारा जो ट्रेड था वो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ हो रहा था, और श्रीलंका के साथ भी ऐसा कोई रिलेशन है नहीं हमारा। तो हम मेरा कहने का मतलब है नेक्स्ट फ्यूचर में हमारी क्या पॉलिसीज़ हो सकती हैं कि हम इन सब के अलावा और कौन से कंट्रीज़ की तरफ हम देख सकते हैं अपने ट्रेड के लिए, इकोनॉमिक अफेयर के लिए या फिर कल्चरल टाइज़ के लिए? ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास नेबर्स के अलग, नेबर्स तो हो गया। ओके, तो उसके अलावा हम लोग रशिया से देख सकते हैं, या फिर क्या कहते हैं, और भी दूसरी काफ़ी सारी कंट्रीज़ है, 170 समथिंग कंट्रीज़ है हमारी वर्ल्ड में, तो इंडिया किसी की तरफ भी देख सकती है। राइट, आप सही बोल रहे हो। आई थिंक इसका मैं आपकी साइड से मैं सपोर्ट कर देता हूँ मैडम को। जो आप बोल रहे हो कि अदर देन नेबर्स, ठीक है, देखिए नेबर्स आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि जो हमारा ट्रेड अगर हम देखेंगे तो दो पॉलिसीज़ का मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा जो शायद आशुति ने अपने वक्तव्य में करना चाहिए। पहला है लुक ईस्ट पॉलिसी और दूसरा है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो मोदी गवर्नमेंट इज़ वर्किंग अपॉन एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जिसमें साउथ ईस्ट एशिया हमारे लिए वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्ट हब बन सकता है इंडिया के लिए, ठीक है। दूसरा शार्क नेशंस है, तीसरा क्वाड नेशंस है, ठीक है, और हमारे नए नए एलाइज भी यूएस के साथ, जैसे हमारा जो ट्रेड है वो पॉजिटिव में है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये सारे नेशन से जिसके साथ हम अच्छा ट्रेड अपना बना सकते हैं। आपकी बात भी सही कि चाइना और पाकिस्तान बहुत ज़्यादा ब्रीच कर रहा है इन सब सेक्टर्स में, बट देन इट्स अ कंपटीशन ओपन फॉर एवरीवन, राइट। आप जितना अच्छा करोगे या जितना आप अपनी लुभावनी पॉलिसीज़ दे पाओगे उतना ही अट्रैक्ट अदर नेशंस होंगे। हाँ, ये करते वक्त एक बात का हमें खास ध्यान रखना है कि वी शुड नॉट एक्ट लाइक अ बिग ब्रदर एंड आर्म ट्विस्टिंग। जब हम किसी भी कंट्री के साथ कोई भी अग्रीमेंट साइन कर रहे हैं तो आर्म ट्विस्टिंग नहीं करनी है उनकी, नहीं तो वो एज अ बिग ब्रदर वाला रूल हो जाएगा, उससे भी बचना है। कई बार हमारे ऊपर ये आरोप लगाए भी जा चुके हैं, इससे भी हमको बचना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच आश्रुति, प्लीज़ गिव हर अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। और बहुत अच्छे से टैकल किया इन्होंने। प्लीज़ हैव अ सीट।